दोस्तों नमस्कार। भारत की संसदीय राजनीतिक व्यवस्था का एक बिजनेस मॉडल है। हालांकि बरसों बरस लग जरूर गए, लेकिन भारत की संसदीय राजनीतिक व्यवस्था एक बिजनेस मॉडल में तब्दील हो गई। जैसे किसी बड़ी कंपनियों का बिजनेस मॉडल होता है जिसमें वो अपना सिर्फ मुनाफा देखते हैं। वो जानते समझते हैं कि बाजार के नियम कायदे उन्हें इस बात को लेकर बेचैन करेंगे कि वह दरअसल जिस तरीके से अपने माल को बेच रहे हैं या फिर माल खरीद रहे हैं वह कहीं गलत भी हो सकता है, लेकिन मुनाफा मिल रहा है तो बिजनेस मॉडल इस बात की खुली इजाजत देता है कि आप अपने बिजनेस मॉडल के हिसाब से काम कीजिए। लेकिन यह कहां कब किसे पता था कि भारत की संसदीय राजनीतिक व्यवस्था जिसके दायरे में चुनाव आता है वह चुनाव एक ऐसे बिजनेस मॉडल में खुद को तब्दील कर लेगा जहां विचारधारा कोई मायने नहीं रखती है, जहां पर कोई भी राजनीतिक दल कोई मायने नहीं रखता है। और इस दायरे में जनता जब अपने नुमाइंदों को चुनती है और यह सोचकर चुनती है कि शायद इसकी यह विचारधारा होगी, शायद इसकी यह पार्टी होगी, चाहे इसके आश्रय वह उनके हितों को साधने की दिशा में संघर्ष करता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस बिजनेस मॉडल के दायरे में ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता तो अपने नुमाइंदों को चुनेंगी ही, क्योंकि जनता के भीतर से कोई नुमाइंदा इस तरीके से खड़ा हो नहीं सकता है कि वो जनता के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे, क्योंकि हमारी राजनीतिक व्यवस्था के नियम कायदे बहुत कम प्लेयर्स को एंट्री देते हैं इस राजनीति में घुसने की। लेकिन अगर वो घुस जाता है तो इस देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को अपने साथ कल तक वैचारिक तौर पर खड़ा करता हो, लेकिन अब तो राजनीतिक तौर पर ही इस देश की अर्थव्यवस्था की नीतियां बनती हैं, इस देश की समाज की परिभाषा तय होती है। तो इस बिजनेस मॉडल के बीते 10 बरस का सच क्या है? इस मॉडल के बीते 10 बरस का सच सबसे बड़ा यही है कि तकरीबन इस देश के भीतर में 700 से ज्यादा विधायक और सांसदों ने पार्टियां बदल ली। लेकिन इस मॉडल का सच दिल्ली में बैठकर इस देश की राजनीतिक सत्ता को चलाने की खुमारी अगर आपके भीतर समा चुकी है तो फिर सत्ता में बने रहने के लिए साम दाम दंड भेद कोई मायने नहीं रखते हैं। और अगर आप लकीर के उस तरफ खड़े हैं और लकीर के इस पार यानी दिल्ली की सत्ता के साथ जुड़ना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको कुछ पैसा देना होगा, कुछ पूंजी लगानी होगी। कुछ पूंजी बचाने के लिए कुछ पूंजी लगाई जाती है और उसके बाद आप जब जनता के नुमाइंदे बनने के लिए अपने मनपसंद सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उस टिकट को पाने के लिए भी आपको कुछ पूंजी लगानी होगी, क्योंकि बाद में तो आप कमा ही लेंगे। और इसके साथ साथ आप जब उस लकीर से पार करते हुए इस तरफ आ जाएंगे तो उसकी एवज में वहां पर जो चुनाव हो रहे होंगे वहां पर भी आप कुछ पैसा लगा देंगे। यह खेल है क्या? दरअसल यह खेल है इस देश के 700 सांसद और विधायकों की पार्टी बदल भर का नहीं है, बल्कि दिल्ली में बैठी राजनीतिक सत्ता को संभाले हुए बीजेपी की एक ऐसी कहानी है जिसने एक मैसेज इस देश के भीतर में दे दिया कि सत्ता ही असल परिभाषा राजनीतिक संसदीय व्यवस्था की है, चुनाव की है। और जो साथ में खड़ा होगा या फिर तय कर लिया गया कि किसके आने से क्या लाभ होता है राजनीतिक तौर पर, और यह लाभ अगर संसद के भीतर 2/3 बहुमत के साथ खड़ा हो जाए तो उस कतार में कोई भी हो सब चलेंगे। वो चाहे अपने दौर के सबसे करप्ट लोग हों, चाहे उस दौर में सामाजिक तौर पर इस देश में घृणा फैलाने वाले लोग हों, चाहे एक दौर में दंगों के साथ खड़े हुए लोग हों, चाहे अपने अपने वक्त में वह बीजेपी को निशाने पर लेने से चूकते ना हो, कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि सत्ता इस दौर में चाहिए, बने रहें, टिके रहें और उसके बाद तो मुनाफा ही मुनाफा है। तो इस बिजनेस मॉडल के दायरे में कांग्रेस के तकरीबन 200 पार एमएलए और सांसद बीजेपी में बीते 10 बरस में आ गए। 2020 का एक आंकड़ा एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने बताया था कि 177 एमएलए एमपी कांग्रेस को छोड़ चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बीजेपी में शामिल हुए और उनकी तादाद तकरीबन 140-45 थी। लेकिन यह बात
तो 4 साल पुरानी है। इस 4 साल में डबल सेंचुरी लग गई और ये सभी बीजेपी में आकर खड़े हो गए। अब इस कतार में ऐसे ऐसे नाम हैं जो आने वाले वक्त में आपको सुनाई देंगे। वह आपको सुनाई दे और उन नामों का हम आपसे जिक्र भी करें, उससे पहले एक जिक्र समझ लीजिए, क्योंकि जब आप बीजेपी की राजनीतिक व्यवस्था को जनसंघ और आरएसएस से निकलता हुआ देख रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस की राजनीतिक विचारधारा, जो कि इस देश में आइडिया ऑफ इंडिया के आश्रय चलती है और इस देश में आजादी के आंदोलन में झंडाबरदार रहने की परिस्थितियों को बार बार बताती है, तो एक फरिश्त देखिए। राज्य दर राज्य आप देखते चले जाइएगा तो आपके जहन में एक तस्वीर साफ होगी कि कैसे इस दौर में मध्य प्रदेश के भीतर कितने विधायक उधर से इधर आ गए और बीजेपी की सत्ता बन गई। कर्नाटक में कैसे कांग्रेस और जेडीएस के विधायक शामिल हो गए, बीजेपी की सत्ता बन गई। गोवा में क्या हुआ, उत्तराखंड में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ। इस देश के भीतर में एक लंबी फहरिस्त है जो विधायक और सांसदों को साथ लेकर चलती है और फिर यही बिजनेस मॉडल में तब्दील हो जाती है। तो उस फहरिस्त को जाने समझें उससे पहले बीजेपी का एक ही चेहरा, एक ही नेता, एक ही नाम, उस शख्स के भीतर भी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में यही सवाल है कि कांग्रेस के भीतर नरेंद्र मोदी को लेकर कैसे विचार चलते हैं। और आज राष्ट्रीय महाधिवेशन जो बीजेपी का हो रहा था, यह कांग्रेस का नहीं था, लेकिन कांग्रेस के भीतर कौन से विचार हैं। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो स्टार प्रचारक, बीजेपी के संघ के सबसे बड़े प्रचारक और इस दौर में इस देश के एकमात्र नेता ऐसे जिनकी पहचान विश्व गुरु के तौर पर कराने में बीजेपी को कोई हिचक नहीं है, उस शख्स ने भी कांग्रेस के भीतर उनको लेकर क्या चलता है यह कहानी कही। पहले इसको सुन लीजिए, उसके बाद पूरी फहरिस्त आपके सामने रखी जाएगी। साथियों, कांग्रेस कितनी कंफ्यूज है इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। कांग्रेस में लड़ाई चल रही है और बड़ी तगड़ी लड़ाई चल रही है, लेकिन मजा यह है कि सिद्धांतों की नहीं चल रही है, योजनाओं को समझ में नहीं चल रही है। लड़ाई क्या चल रही है आपको जानकर के आश्चर्य होगा। क्या लड़ाई है? कांग्रेस में एक वर्ग है जो कहता है कि मोदी से तीखी नफरत करो, मोदी पर व्यक्तिगत आरोप लगाओ, मोदी की छवि खराब करने के लिए हर हथकंडे अपनाओ। एक वर्ग है। कांग्रेस के अंदर एक दूसरा वर्ग भी है जो कांग्रेस की मूल परंपराओं से निकला हुआ है, जो कहता है कि मोदी पर व्यक्तिगत आरोप, नफरत से कांग्रेस को बाहर निकालो, इससे कांग्रेस को और ज्यादा नुकसान होता है। यानी कांग्रेस हमसे सैद्धांतिक मुद्दों पर लड़ाई नहीं लड़ रही है। कांग्रेस इतनी हताश है कि उसमें सैद्धांतिक विरोध, वैचारिक विरोध का साहस भी नहीं बचा। तो क्या कांग्रेस भी सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर अपनी राजनीतिक विचारधारा को गढ़ती है? विरोध करके या साथ में खड़े होकर? राजनीतिक तौर पर इसका जिक्र जब खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो एक मैसेज तो बहुत साफ है। इस दौर में ना जाने कितने कांग्रेसी होंगे जो रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में पीएमओ की कोठरी में बैठकर बताते होंगे कि कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है, क्योंकि इस तरीके से इस देश के प्रधानमंत्री जब जिक्र करें तो जाहिर तौर पर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उनके पास जरूर होगी। और शायद यही वजह है इस दौर में जैसे ही कमलनाथ का नाम आया कि वह तो संजय गांधी के मित्र थे, नेहरू गांधी परिवार का हिस्सा थे, चौथे और तीसरे बेटे के तौर पर अपनी पहचान कराते थे। उनके अपने बेटे नकुल नाथ जो पिछली बार छिंदवाड़ा से चंद वोटों से जीत गए, लेकिन इस बार दोनों बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। अशोक चौहान नांदेड़ की सीट पिछली बार गंवाई जरूर, लेकिन बहुत कम वोटों से, और उनका असर नांदेड़ के इलाके में है, मराठवाड़ा के भीतर है। इसी दौर में एक नाम शायद थोराट का भी, यानी बाबा साहब थोराट का भी जुड़ रहा है। तो क्या वह भी कांग्रेस में चले जाएंगे? यह भी कहा जा रहा है इस दौर में पश्चिम बंगाल के भीतर ममता बनर्जी जब उग्र हुई तो सामने अधीर रंजन चौधरी खड़े थे
और पार्लियामेंट के भीतर अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता और प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर लोकसभा में मौजूद, क्या वह भी शिफ्ट तो नहीं हो जाएंगे? क्योंकि उन्हें भी डर लग रहा है कि वो अपनी सीट कहीं गंवा ना दें, क्योंकि वह जहां से चुनाव लड़ते हैं उस चुनाव का आकलन अगर आप इस रूप में कीजिए कि बहरामपुर में उनको 5 करोड़ 91 लाख वोट मिले थे, लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी यानी टीएमसी को 5 करोड़ 10 लाख वोट मिले थे, बीजेपी को 1 करोड़ 43 लाख वोट मिले थे, यानी 5 करोड़ 91 लाख, 5 करोड़ 10 लाख और 1 करोड़ 43 लाख। तो क्या अधीर रंजन चौधरी को भी कुर्सी बचानी है, इसलिए वह शिफ्ट हो जाएंगे? इस कड़ी में क्या हरियाणा के भीतर आने वाले वक्त में कोई संवाद चल रहा है और वह भी हुड्डा परिवार से? ऐसा संभव लगता है क्या? संभव लगता नहीं है, लेकिन रात के अंधेरे और दिन के उजाले में जो संवाद होता है इससे कौन चूक सकता है? जो फुसफुसाहट है उसमें किसी ना किसी तर्ज पर इस दौर में 400 पार का आंकड़ा या 2/3 अपने बूते बीजेपी को चाहिए। तो एक तरफ मराठवाड़ा का जिक्र किया, नांदेड़ का जिक्र किया, तो ऐसे में हरियाणा में भी 2 सीट कम से कम जो रोहतक की हो और पानीपत की हो वह पुख्ता तरीके से साथ आ जाए। ठीक वैसे ही जैसे आरएलडी के जयंत चौधरी को साथ ले आए, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर में अब कोई मशक्कत करने की बहुत जरूरत है नहीं। वो चाहे बागपत हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे बाकी सीटों पर जहां पर बीजेपी को लग रहा हो कहीं वो कमजोर ना पड़ जाए, तो साथ ले आए। क्या इस कड़ी के भीतर आने वाले वक्त में अमृतसर से सिद्धू लड़ना चाहते हैं और इसीलिए वो दरवाजा खटखटा रहे हैं, उन्हें साथ लाने की तैयारी हो रही है? क्या इसी दौर में जो मनीष तिवारी का जिक्र है वो लुधियाना से टिकट चाहते हैं? सहमति बन रही है, नहीं बन रही है, इस दिशा में चीजें जा रही है? इसी कड़ी के भीतर में अगर तमाम नेताओं की फहरिस्त को देखते समझते चलें, तो जितने कांग्रेस के नेता इस दौर में शामिल हो गए उसमें अगर ये 200 से ज्यादा एमएलए और सांसदों की तादाद है, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया अकेले नहीं गए थे, विधायकों की एक पूरी कतार गई थी, तो क्या कमलनाथ भी एक पूरी कतार के साथ जाएंगे? उनके साथ 12 है या 24 एमएलए हैं, 3 मेयर हैं या कितने मेयर हैं? ये सारे सवाल हैं। इन सवालों के साए तले एक क्षण के लिए एक तस्वीर देख लीजिए इस देश के भीतर की। उस तस्वीर में आपको असम का मुख्यमंत्री कौन है? ये पहले कांग्रेस में थे। पश्चिम बंगाल के भीतर ममता बनर्जी ने विपक्ष से नाता तोड़ा नहीं, लेकिन गठबंधन नहीं किया सीटों का और अपने बूते आगे बढ़ गई, और इन सब के बीच अधीर रंजन चौधरी अधीर हो चले हैं। तो क्या यह सिर्फ सामान्य बात है? बिहार में नीतीश कुमार कैसे शिफ्ट हुए? उत्तर प्रदेश में मायावती की खामोशी और अखिलेश का बैलेंस बैठाना, क्या यह सब चीजें सामान्य बात है? मध्य प्रदेश के भीतर कमलनाथ और उनके बेटे के साथ साथ विधायकों की एक पूरी कतार का होना क्या सामान्य बात है? महाराष्ट्र के भीतर में मिलिंद देवड़ा और अशोक चौहान का जाना और शिवसेना का टूटना, एनसीपी का टूटना, सबको साथ लाना, और अब खुले तौर पर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले जो बारामती से चुनाव लड़ती है, उनके ठीक सामने और कोई नहीं बल्कि अजीत पवार जो भतीजे शरद पवार के, उनकी पत्नी खड़ी हो जाएगी। क्या यह सामान्य बात है? इसी दौर में शशि थरूर को कैसे लाया जाए, क्या इसकी भी पहल खुले तौर पर हो रही है? और शशि थरूर हां नहीं के बीच अटके हुए हैं। यही सवाल तो हुड्डा को लेकर भी है, हरियाणा के भीतर भी। और इस दौर में देखिए तो दूसरे राजनीतिक दलों पर भी आप देखेंगे तो तेलंगाना में चंद्रशेखर राव आज नहीं कल सामने और साथ आ ही जाएंगे। जैसे चंद्रबाबू नायडू लगभग समझौता हो गया और इसी तर्ज पर देवेगौड़ा साथ आ ही गए। एक लंबी फहरिस्त है। गुजरात के भीतर कांग्रेसी सभी को डिफ्यूज किया जा चुका है बीजेपी के जरिए। वहां का कोई राजनीतिक प्रयोग कांग्रेस के हिसाब से चल नहीं पाता है। और इसी दौर में तमाम परिस्थितियों के साथ पंजाब में अब अकाली भी साथ आ जाएंगे। एक लंबी फहरिस्त अगर इस तरीके से बनती चली जा रही है तो आपके जहन में एक नाम निकल कर आएगा कि आखिर आप जिक्र किस पार्टी का कर रहे हैं। इस पार्टी का नाम भारतीय कांग्रेस पार्टी तो नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, पुराने अनुभवी नेता और इन कद्दावरों के बीच भी सिर्फ एक नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मौजूदा वक्त में हम उन्हें बीजेपी के स्टार प्रचारक और सबसे बड़े नेता के तौर पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके महाधिवेशन के बीच आज जब उन्हें माला पहनाने की बारी आई तो बीजेपी के अध्यक्ष को भी दरकिनार कैसे किया गया। और राजनाथ सिंह भी चाहते थे साथ में माला के भीतर आ जाएं, वो नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए? कौन थे
जो इस दौर में माला को इस तरीके से घुमाते हुए ले आए कि सिर्फ इस माला के भीतर प्रधानमंत्री मोदी ही नजर आने चाहिए। जरा देखिए, चंद सेकंड की यह तस्वीर है, लेकिन बहुत कहानी कह देती है कि जिस भारतीय जनता पार्टी का जिक्र हो रहा था 80 के बाद से 2024 में आते आते यह क्यों भारतीय कांग्रेस पार्टी बन रही है। और इसके नेता एक है जो माला के भीतर हैं, और इस माला के भीतर दूसरे किसी को ना आने देने का प्रयास करते हुए दूसरे नेता अमित शाह हैं। देखिए तस्वीर। राम, मोदी जी को जय श्री 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 राम, मोदी जी को। यह अधिवेशन बीजेपी का है, यह अधिवेशन बीजेपी के अध्यक्ष का है, यह अधिवेशन नरेंद्र मोदी का है, यह अधिवेशन अमित शाह का है। इस अधिवेशन के दायरे में क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कांग्रेस पार्टी में राजनीतिक गलियारों की फुसफुसाहट के बीच बदल चुकी है? क्योंकि बिजनेस मॉडल बहुत साफ कहता है कि आपको चुनाव जीतने आना चाहिए, और चुनाव जीतने का मतलब सिर्फ चुनाव जीतना भर नहीं है, बल्कि उसके साथ आपके पास धन बल होना चाहिए। इस देश के भीतर का कॉरपोरेट आप ही के पीछे खड़ा होना चाहिए। इस देश के बिजनेस मॉडल का मतलब यह है कि अगर राजनीति कर रहे हैं तो इस देश के चुनाव कभी भी विपक्ष में कौन होगा इसको लेकर नहीं होते हैं, कौन सत्ता में होगा और कैसे वो सत्ता में आएगा इसी को लेकर होते हैं। और ये एक ऐसी लॉटरी होती है चुनाव जीतने के बाद की, जिसमें वारे न्यारे विशेषाधिकार पाते ही मिलने लगते हैं और राजनीतिक तौर पर राजनीतिक गलियारों में आपका कद बढ़ने लगता है। तो एक लंबी फहरिस्त है, इसका जिक्र बीजेपी बार बार करती है कि तमाम भ्रष्टाचार की जननी तो कांग्रेस ही रही है, और कांग्रेस के भीतर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया या फिर किसी दूसरे क्षेत्रीय पार्टी के जो भ्रष्ट नेता थे उनके पास पैसा है, क्या उनको ईडी की गिरफ्त में ले आया जाए, उनको जेल में डाल दिया जाए, या उस पूंजी का बड़ा हिस्सा पहले वसूल लिया जाए और उसके बाद उन्हें और उनकी फाइल बनाकर आने वाले वक्त में साथ लेकर उनके साथ एक सौदेबाजी का दायरा हमेशा से रखा जाए जिससे वह इशारे पर चले। तो भारतीय कांग्रेस पार्टी के भीतर का इशारा और बाहर से इशारा करने वाले सब कुछ आप आंखों के सामने है। सवाल यह है कि इस बिजनेस मॉडल के दायरे में अभी तक यह माना जाता था कि जहां जहां सरकारें बनानी हैं वहां पर विधायकों को खरीद लीजिए, और इसी फहरिस्त में बार बार जिक्र उत्तराखंड का भी आता है। इस दौर में उत्तरांचल का जिक्र होता है, कर्नाटक का जिक्र होता है, मध्य प्रदेश का जिक्र होता है, मणिपुर का जिक्र होता है, गोवा का जिक्र होता है। आप अगर ध्यान दीजिए तो कितने विधायक इस दौर में कैसे शिफ्ट हुए, और कैसे नॉर्थ ईस्ट के भीतर तो कई राज्य हैं पूरे के पूरे कैसे बीजेपी के साथ खड़े हो गए। और इसी दौर में चाहे वह जगन रेड्डी हो, चाहे वो नवीन पटनायक हैं, ये कहने से हिचकते नहीं है कि दिल्ली में जो बैठे हैं उनके इशारे और उनके साथ तो चलना होगा, अन्यथा फिर राज्य में पैसा नहीं आएगा। तो क्या इस देश का फेडरल स्ट्रक्चर भी राजनीतिक बिजनेस मॉडल के दायरे में आकर खड़ा हो गया? और फेडरल स्ट्रक्चर के तहत भी राजनीतिक सौदेबाजी का दायरा कुछ इस तरीके से बढ़ गया कि राज्यों में जो छत्रपों की सरकार थी वह भी डगमगाने लगी। नीतीश कुमार तक कहने लगे कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, पैसा दीजिए, और इधर से मैसेज आया पहले साथ तो खड़े होइए, तो चलिए साथ खड़े हो गए, फिर भी नहीं मिला तो छोड़कर चले गए, फिर साथ आ गए तो क्या पैसा मिल जाएगा? राजनीति का यह चरित्र इससे पहले भारत की संसदीय राजनीतिक व्यवस्था में नहीं था। मौजूदा वक्त में जितने विधायक खरीदे गए, जितने सांसदों की खरीद फरोख्त हुई, अगर जो फुसफुसाहट अपने तौर पर कभी कर्नाटक के डीके शिव कुमार कहते रहे, और एक वक्त जब मध्य प्रदेश में सरकार गिर रही थी तब खुले तौर पर राजनाथ सिंह नहीं कहिए, दिग्विजय सिंह ने कहा, और उसके बाद कमलनाथ ने कहा। कितने पैसे की खरीद फरोख्त हो रही है इसका खुला जिक्र इस दौर में केजरीवाल भी करते रहते हैं। हमारी टीम ने एक एवरेज निकाला
कि जितने भी नेताओं ने जिक्र किया कि कितने कितने करोड़ रुपए कितने कितने विधायकों के आश्रय दिए गए, उसके जरिए बीते 10 बरस में जो विधायक और सांसदों ने बीजेपी का दामन थामा, उस पर कितना खर्च हुआ होगा, और वो आंकड़ा, उसका एवरेज जब निकाला जाता है तो यह कितने लाख करोड़ में चला जाएगा, यह सिर्फ सोचिए आप। इसलिए सोचिए क्योंकि एवरेज के तौर पर भी 25 से 50 करोड़ के बीच में एक खरीद होती है, और उसके बाद उसकी वसूली जाहिर है वो नेता अपने तौर पर करना चाहता होगा, या इससे पहले वो इतना करप्ट रहा होगा कि जहां उसने इतनी कमाई कर ली होगी और इतना पैसा देने की वो ताकत रखता होगा कि इतना पैसा दे दिया, या फिर सत्ता ने साथ ले लिया खरीद के लिए, या एक वक्त खरीद के बदले पैसा लेकर उस पैसे पर रेड कारपेट बिछाकर तमाम जांच प्रक्रिया से मुक्त करा दिया। यह जो पूरा का पूरा डाटा निकल कर आता है, वह इस देश में कॉरपोरेट को जो रियायत और लाभ दिया गया एनपीए के चक्कर में, वह भी 15 लाख करोड़ का है, यह इस दौर में उसके ऊपर चला जाता है। और यह कीमत इस दौर के भीतर में इस देश के विकास और डेवलपमेंट से नहीं जुड़ी हुई है, बल्कि इस देश की राजनीतिक डेवलपमेंट से जुड़ी है, जिसका बिजनेस मॉडल सिर्फ पूंजी पर टिका है। वह एक वक्त करप्ट था तो अभी पैसा दे दे, वह इस दौर में राजनीतिक तौर पर ताकतवर है तो उसको पैसा दिया जाए, और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर सत्ता अपने पास रहे। इस मॉडल पर इससे पहले किसने काम किया होगा? यह मॉडल राजनीतिक तौर पर इस देश के भीतर में उस विचारधारा को, उस मैनिफेस्टो को, इस देश की जनता के सामने राजनीतिक दलों की उस सोच को खत्म करता है, जिसके आश्रय एक ही सवाल इस दौर में सबसे बड़ा हो गया कि दरअसल सत्ता रहेगी तभी आप कोई काम कर सकते हैं। और कल्पना कीजिए कि यह पूरी प्रक्रिया के भीतर में जब जिक्र प्रधानमंत्री कहने लगे कि दरअसल अब 370 सीट चाहिए, और उस 370 के आंकड़े में वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, मराठवाड़ा का इलाका हो, विदर्भ का इलाका हो, उत्तर प्रदेश से निकलकर बिहार में घुसिएगा तो जाति अवस्था के साथ अपने अनुकूल करने की सोच हो, और यहां तक कि वो तमिलनाडु के भीतर भी अब जाने की तैयारी हो, और आंध्र प्रदेश में जहां 0 सीट मिली पिछली बार, जहां तमिलनाडु में 0 सीट मिली, केरल में 0 सीट बीजेपी को मिली, वहां पर राजनीतिक दखल कम से कम 1 दर्जन सीटों के साथ कैसे आएगा, यह भी आपको आने वाले वक्त में दिखाई देगा। तो क्या सिर्फ यह कांग्रेस की एक बड़ी कतार, क्योंकि कांग्रेस का संगठन देश भर में फैला हुआ है, छत्रपों का संगठन अपने अपने राज्यों में फैला हुआ है। बीजेपी जिन राज्यों में अपने संगठन के तौर पर खड़ा ना हो पाई, वहां छत्रपों को साथ लीजिए और एक मैसेज बनाने की कोशिश कीजिए कागजों के जरिए कि आप अकेले अपने बूते आ सकते हैं। और निशाने पर इस दौर में 2 राज्य महत्वपूर्ण हैं। बिहार में अपने बूते कैसे आ पाएंगे और महाराष्ट्र में अपने बूते कैसे आ पाएंगे, तमिलनाडु में कैसे घुस पाएंगे, आंध्र प्रदेश में कैसे सेंध लगा पाएंगे। राजनीतिक दिशा से यह बिजनेस मॉडल पंजाब को भी अब बीजेपी के दायरे में लाकर खड़ा कर रहा है, और इस दायरे के भीतर में जो भी यह सोच रहा है कि वह बिकेगा नहीं, तो वो गलत है। जो यह सोच रहा है कि उसके साथ तो ऐसा कोई करप्शन का चार्ज नहीं है, तो फिर राजनीतिक तौर पर वह अपनी जगह खड़ा है, लेकिन अगला सवाल उसके सामने आएगा, तब आप विपक्ष में खड़े होकर कौन सी राजनीति साधेंगे। आपके अपने क्षेत्र के वोटर भी आपको कल वोट नहीं देंगे, उनका अगर काम नहीं होगा, और काम तो हमारे जरिए ही होगा। इस मॉडल पे कभी इससे पहले कोई चला, या एक ही पार्टी इस दौर में चल पड़ी और मैसेज खुलकर आ गया कि एक ही व्यक्ति है, और अब भारत सरकार नहीं, नाम मोदी सरकार है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।